हेलो नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सेकंड ग्रेड के लिए करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके थे और अभी तक हमारी एक सेशन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड ग्रेड में हमने इंपॉर्टेंट पर्सन को लेकर बात कर ली है। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पैलेस या वो चर्चित या प्रमुख स्थान जो कि चर्चा का विषय रहे। चर्चित स्थान जो कि चर्चा का विषय रहे हैं किन महीनों के अंदर? मार्च, अप्रैल और मई महीने के अंदर। इन 3 महीनों के अनुसार हम करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम को लेकर। अब क्योंकि आप सभी को पता है सेकंड ग्रेड के अंदर राजस्थान का करंट अफेयर ही आता है। इसके लिए ऑलरेडी आपको पीडीएफ हमने एप्लीकेशन में अवेलेबल करवा दी है, आप वहां से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और प्रिंट आउट लेने के बाद में आसानी से जो है वो इसका रिवीजन कर सकते हैं, क्लासेज को साथ साथ देख सकते हैं। लगभग 7-8 घंटे की क्लास होती है और इसके अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर लाने की संभावना बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चर्चित स्थानों के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला स्थान जो है वो हमारा है गोट बैंक जैसलमेर। देश में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि कहीं पर बकरी बैंक खोला गया है। बेसिकली हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट कराकल। प्रोजेक्ट कराकल, इसका पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा है आरपीएससी ने। ये जो बिल्ली सी दिख रही है ना आपको यहाँ पर कोने के अंदर नीचे की साइड में, ये एक जंगली बिल्ली है जिसको हम क्रैकल बोलते हैं, कराकल बोल देते हैं, सियागोस भी जिसे स्थानीय भाषा के अंदर बोला जाता है। बेसिकली इनकी जो संख्या है वो पूरे भारत के अंदर अब कितनी रह गई है? 50। कितनी रह गई है? 50 रह गई है। और बात करें जैसलमेर की तो जैसलमेर में इनकी संख्या घटकर कितनी हो गई है? 4। अभी कुछ दिनों पहले हुआ क्या कि केराकल ने किसी किसान की स्थानीय निवासी की बकरी जो है वो खा ली थी और इसके चक्कर में रिवेंज किलिंग हो गई। रिवेंज किलिंग का मतलब ये है कि बदले की भावना से कि यार तुम्हारी बकरी खा गुजरना मैं तन मार गिराना, ये टाइप की भावना के साथ यो काम करोगे हो। तो ऐसी भावनाओं से बचाने के लिए और इनको सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा देश का पहला वोट बैंक खोला गया है। इसके पीछे की सोच ये है कि अगर मान लो किसी किसान की, किसी स्थानीय निवासी की अगर बकरी खा ली जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये लोग जो है वो जाएंगे गोट बैंक में या मतलब बकरी बैंक के अंदर, और बकरी बैंक से एक समय में 25 बकरियां रहेंगी स्वस्थ कंडीशन के अंदर। होगा क्या, किसान क्या करेगा, यहाँ से एक अपनी बकरी लेके आ जाएगा तो उसको ये क्रोध वाली भावना नहीं रहेगी, धोखे वाली भावना नहीं रहेगी कि यार मेरी बकरी खा गया तो मैं इसे मार के ही रहूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिवेंज किलिंग से बचाना है किसको? कैराकल को। एक समय में कितनी बकरियां रहेंगी? 25 स्वस्थ बकरियां रहेंगी। कुल मिलाकर कैराकल की संख्या कितनी है? तो 50 है। जैसलमेर की अंदर की बात करें तो वहां पर 4। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि साबुन बनाई जाएगी बकरी के दूध से। अब ये ऐसी वैसी बकरी नहीं है, ये क्या होगा, हैदराबादी नस्ल की बकरी है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि हैदराबादी बकरी जो है इसके दूध के अंदर एक स्पेशल प्रकार की त्वचा का निर्माण किया जाता है। उस त्वचा के साथ में या फैट के साथ में हम साबुन का निर्माण करने वाले हैं और इस साबुन से हमारे शरीर की त्वचा और बालों के लिए लाभकारी रहने वाली है। इस साबुन के लिए एक प्लांट बनाया गया है और ये प्लांट आपको ध्यान रखना है नगर पालिका है, सोजत नगर पालिका, वहां पर बनाया गया है। राजीविका के द्वारा ये संचालित किया जाएगा और इसमें आपको ध्यान रखना है कि लगभग 15 लाख की लागत से ये प्लांट बनने वाला है। बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि 1000 ग्रामीण परिवारों को जोड़ा जाएगा, आसपास के ग्रामीण परिवारों को जोड़ा जाएगा। इससे दो बेनिफिट होने वाले हैं इस प्लांट से। एक तो जो बकरियां हैं उनके पालन को बढ़ोतरी मिलेगी, दूसरी स्थानीय जो महिलाएं हैं, जो परिवार हैं, उनको रोजगार मिलेगा, वो आत्मनिर्भर होंगे आर्थिक रूप से। ठीक है, तो महिलाओं को यहाँ पर उत्पादन से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएंगी, प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इनकी पैकेजिंग कैसे करनी है, एक बार अगर आप पैकेजिंग करके ब्रांडिंग करते हो तो ब्रांडिंग करने के बाद में विपणन या फिर मान के चलिए कि उसको सेल आउट कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर इस प्लांट के माध्यम से जो महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, टोटल खर्चा मैंने आपको बताई दिया कि 15 लाख का खर्चा यहाँ पर आने वाला है। नेक्स्ट, मोदी जी के द्वारा मई महीने में, कौन से महीने में? मई महीने में, मई 2026 के अंदर कई देशों के दौरे हुए हैं, 4-5 देशों के दौरे लगातार किए गए हैं। और इसी क्रम में सबसे पहली जो यात्रा का जो स्टॉपेज था वो था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत ये कहा गया कि जैसलमेर में देश के सबका सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर के अंदर। यहाँ पर आपको सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, और इनके साथ साथ में यहाँ पर बैटरी स्टोरेज। इन सभी को मिलाकर यहाँ पर देश का सबसे बड़ा जो है वो ग्रीन एनर्जी हब यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। परियोजना की क्षमता की बात करें तो यहाँ पर 60,000 मेगावाट क्षमता का प्लांट स्थापित किया जा रहा है। किस कंपनी के माध्यम से? मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। कौन से देश की सहायता से? तो आपको ध्यान रखना है यूएई की सहायता से। फिर आपको ध्यान रखना है कि भाई देश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? बताओ भाई, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? सलारपुर। सलारपुर के अंदर, जो कि आपका कहाँ पर है? तिजारा के अंदर है, भिवाड़ी के अंदर है। तो सलारपुर के अंदर पहली बार क्या हुआ है कि सेमीकंडक्टर क्लस्टर की स्थापना की गई है। वैसे तो देखो इसका उद्घाटन 15 मई 2026 को भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया था, परंतु वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव, जो कि आपके पर्यावरण मंत्री हैं, ये दोनों भी जुड़े हुए थे। ये जो आपका क्लस्टर बनाया गया है, वो क्लस्टर आपको ध्यान रखना है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड वाई, मतलब जिसे हम शॉर्ट में MEITY बोलते हैं, इसके द्वारा एक टेक्नोलॉजी, एक योजना चलाई गई है तकनीकी के लिए, स्पेक्स योजना। ये योजना जो है ये बेसिकली टेक्निकल को बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। और इसमें आपको ध्यान रखना है उत्पादन के किस किस चीज का किया जाएगा। तो मेमोरी चिप का उत्पादन किया जा रहेगा, फ्लैश स्टोरेज के लिए माइक्रो SD कार्ड जो होते हैं, रैम वगैरह होते हैं, उनका उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। LED ड्राइवर यहाँ पर बनाए जाएंगे और RFID पैकेजिंग की जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये काम करता है ना फास्टैग, फास्टैग जो है वो RFID टेक्निक पर ही काम करता है। बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि 60% से अधिक उत्पादन जो होगा वो उसमें वैश्विक बाजारों के अंदर, मतलब अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, वहां पर यहाँ से निर्यात किया जाएगा। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमने 18 मार्च 2026 को क्या किया है? राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति है, इसको जारी किया है इसी वर्ष 18 मार्च को। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीतियों का है और आपके सिलेबस में अलग से नीतियां दे रखी है। ठीक है। और क्योंकि सेमीकंडक्टर क्लस्टर की स्थापना की गई है तो वहां से हो सकता है आपको 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे और तीनों में से एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके का हिसाब से सेमीकंडक्टर पॉलिसी का डाल दे क्लस्टर के साथ में। तो आपको ध्यान रखना है 10 वर्षों में 85,000 इंजीनियर हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो योजना है ये कब तक? 2035-36 तक इसको चलाया जाएगा। यहाँ पर हमने दो टारगेट रखे हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के आपको ध्यान रखना है कि लगभग 3 वर्ष के अंदर, मतलब 26 में स्टार्ट हुआ था, 29 के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारी जो घरेलू जरूरतें हैं, जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, उनका लगभग 70 से 75% चिप निर्माण जो है, चिप मैन्युफैक्चरिंग है, वो हम खुद करने वाले हैं। पहले हम खुद के घर की पूर्ति करेंगे और उसके बाद में, ये शॉर्ट टर्म का था 2029 तक, उसके बाद में 2035 में हम क्या करेंगे? वैश्विक अग्रणी राष्ट्र बनेंगे। ठीक है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो जैसे अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने कहा कि भैया वर्तमान में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जानकारी दी कि भैया वर्तमान में हम सबसे ज्यादा जो निर्यात कर रहे हैं उसमें नंबर 1 कमोडिटी वस्तु जो है वो आपकी कौन सी है? मोबाइल रहने वाला है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा करंट का अगर एक चीज और ध्यान रखो तो ये देख लेना कि भैया वर्तमान में जो बजट जारी किया गया है फरवरी महीने में, 2026-27 का बजट है, इसमें राजस्थान भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो अगर आपसे राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के बारे में पूछता है, बजट प्रावधान के बारे में पूछता है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ से गलत क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है इसको कब जारी किया गया था? तो 18 मार्च 2026 को किया गया था। कितनी अवधि के लिए किया गया? तो 2035-36 तक के लिए। ठीक है। वापस से क्लस्टर पर आते हैं तो मैंने आपको बताया कि 2 साल के अंदर 35 नीतियां यहाँ पर जारी की गई हैं। ये सूजस की कटिंग है। आपको ये डाउट रहता ना कि सर सूजस करते हो या नहीं करते, सारा कुछ करते हैं। ठीक है। ये आपको बता ही दिया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तेजी आएगी। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो हम साथ में कवर कर चुके हैं। ठीक है। चले आगे। तो खुसखेड़ा भिवाड़ी के अंदर ये स्थान है, 15 मई को इसका इनोग्रेशन हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। वर्तमान में 11 कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं और प्रत्येक साल 6 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का हमने क्या किया है? टारगेट रखा है। किसमें रखा है? क्लस्टर के अंदर। और कहाँ पर किया है? सलारपुर, भिवानी, खुसखेड़ा,
खैरथल तिजारा, इनमें से कोई भी अगर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपका है देश का पहला मारवाड़ी प्रवासन भवन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, प्रवासी दिवस कब मनाया गया था राजस्थान? प्रवासी दिवस, राजस्थान प्रवासी दिवस जो है वो 2 वर्ष से हम कब मना रहे हैं? 10 दिसंबर को। हमने 2025 के अंदर ये 10/12/2025 को हमने आयोजन किया था, 10 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन किया। और उस समय सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भैया एक तो हम अलग से एक डिपार्टमेंट बनाएंगे जो प्रवासियों के लिए, मतलब ऐसे लोग जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और वो कोई बेंगलोर रह रहा होगा, कोई आपका जो है वो चेन्नई में रह रहा होगा, कोई हो सकता है कि मुंबई में रह रहा होगा, या फिर कोई विदेश में दुबई वगैरह रह रहा होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर उन लोगों को अपनी मातृभूमि से कनेक्ट करने के लिए और यहाँ पर सीएसआर के तहत, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, यहाँ पर जो है वो विकास करवाने के लिए हम पर्टिकुलर एक अलग डिपार्टमेंट रखेंगे, एक अलग प्रकोष्ठ रखेंगे। और उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए देश का पहला मारवाड़ी प्रवासी भवन कहाँ पर बनाया गया है? जगतपुरा, जयपुर के अंदर। और जगतपुरा में भी अगर पर्टिकुलर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, सिरोली दांतली स्कीम, गोनर रोड, जगतपुरा के अंदर। निर्माण संस्था कौन सी है? तो मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा किया गया है। बेसिकली यह जो सेंटर है, जो मारवाड़ी मारवाड़ी प्रवासन भवन है, इसके द्वारा फिजिकल और डिजिटल ब्रिज के माध्यम से, मतलब ये भूमिका निभाने वाला है डिजिटल ब्रिज की और फिजिकल ब्रिज के साथ में। ये युवाओं को मेंटरशिप देगा और विदेश में रह रहे राजस्थानी लोगों को अपने देश से, अपने राज्य से जोड़ने का काम यहाँ पर करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्थान में ध्यान रखना है राजस्थान विधानसभा। क्यों ध्यान रखना है कि राजस्थान विधानसभा के स्थापना के कितने वर्ष हो चुके हैं? 75 वर्ष। और 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में राजस्थान विधानसभा द्वारा लोगो जारी किया गया है। अब अगर आप इस लोगो को देखोगे, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा करने वाली पहली विधानसभा बन गई है देश की। डिजाइनर कौन है? तो इसको डिजाइन शेर सिंह ने किया है। शेर सिंह ने किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन आता है तो ये आपको गलत नहीं करना है। इसमें बेसिकली 2-3 चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक तो जो है अशोक स्तंभ हो गया, एक इसका जो है वो जो टैगलाइन हो गई, राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विधायिका। ठीक है, 2 आपके पेड़ इसमें शामिल किए गए हैं, एक तो खेजड़ी शामिल किया गया है और एक रोहिड़ा शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर गोडावण भी शामिल है, अशोक स्तंभ भी शामिल है। तो इनकी जो विशेषता है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ध्येय वाक्य क्या है? राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, या फिर जिसे हम संस्कृत में बोल सकते हैं राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विधायक। ठीक है, अशोक स्तंभ यहाँ पर दिया गया है जो कि प्रतीक है सत्य, न्याय, राजधर्म और कर्तव्य निष्ठा का। खेजड़ी वृक्ष जो है वो त्याग का एक सिंबल है। आपने देखा है कि भाई जो खेजड़ी कांड हुआ था उससे इसको रिलेट किया गया है। धैर्य का प्रतीक है, लोक मंगल का प्रतीक है, जिसे हम राजस्थान के कल्प वृक्ष के रूप में भी जानते हैं। गोडावण जो है हमारी राजस्थान की सांस्कृतिक और प्राकृतिक अस्मिता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऊंट मरुद्र की सहनशीलता, ऊंट जो है वो मरुस्थल में रहने की जो संघर्ष है, निरंतर चलने की जो प्रेरणा है, उसको प्रदर्शित यहाँ पर कर रहा है। और रोहिड़ा जो है वो समन्वय और संस्कृति का द्योतक है। आपस में कॉम्प्रोमाइज करके रहना, प्रेम से, भाईचारे से रहना, ये सिंबल जो है वो रोहिड़ा का है। ये सिंबल जारी किया है वासुदेव देवनानी जी के द्वारा। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है विधानसभा के अलग अलग 13 गेट हैं, जिसमें से 5 तो इंटरनल गेट हैं और 8 जो है वो एक्सटर्नल गेट। पांचों गेटों की बात करें तो 2 उत्तरी साइड में, देखो 4 दिशाएं हैं, 4 गेट तो ये हो गए। इसमें से 2 जो है वो उत्तरी दिशा में है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर दिशा की। तो उत्तर दिशा में आपको ध्यान रखना है 2 गेट हैं। एक तो उत्तरी पीतल दीवार है। पीतल द्वार जो है इसमें से राज्यपाल एंट्री करते हैं, स्पीकर एंट्री करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, ये लोग जो है वो प्रवेश करते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्तरी पीतल द्वार। अब ये जो उत्तरी पीतल द्वार है इसको नाम दिया गया है कर्तव्य द्वार। इसको क्या नाम दिया गया है? कर्तव्य द्वार दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे उत्तरी द्वार के। तो पहले तो हमने कर्तव्य का नाम लिया है। दूसरे की बात करें तो दूसरे से जो प्रवेश होता है वो विशिष्ट व्यक्तियों का होता है। कोई विशेष व्यक्ति है जो राजस्थान की विधानसभा में विजिट करना चाहता है, वो कारण कोई भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उसे उत्तरी मंदिर द्वार से प्रवेश करवाया जाता है। दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। जिनसे
राज्यपाल प्रवेश करते हैं वो कर्तव्य पथ है। जिनसे विशिष्ट व्यक्ति करते हैं उसे हम शौर्य द्वार कहते हैं। भाई कोई विदेश से आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, विशिष्ट व्यक्ति आएगा, तो वो किस लिए आएगा? राजस्थान के शौर्य को देखने आएगा, तो शौर्य द्वार हो गया। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी द्वार की। तो देखो, जब हम संविधान पढ़ते हैं, जब संविधान की स्टार्टिंग लाइन जो है, आप ये मानिए प्रस्तावना की जो पहली लाइन है वो क्या होती है? हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि पूरे देश के अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, उसका केंद्र बिंदु कौन है? भारतीय लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं। ऐसी कंडीशन में दक्षिणी जो द्वार है उसमें से आपको ये ध्यान रखना है, जनता का प्रवेश होता है, और उस जनता के प्रवेश के कारण इस द्वार को क्या कहते हैं? शक्ति द्वार कहते हैं, क्योंकि पूरी शक्ति तो किसमें है? जनता के अंदर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी द्वार, पश्चिमी द्वार जो है वो आपका हो जाता है विधायकों के लिए, तो विधायकों के सुशासन से संबंधित है, और संकल्प जो है वो अधिकारियों के द्वारा लिया जाएगा पूर्वी द्वार से। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि 13 में से 5 द्वार हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से ही पूछा जाएगा। उत्तरी द्वार की बात करें तो उत्तरी द्वार जो है वो दो प्रकार के हैं, एक तो शौर्य है और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपको ध्यान रखना कर्तव्य है। पश्चिमी द्वार की बात करें तो पश्चिमी द्वार सुशासन द्वार है, पूर्वी द्वार संकल्प द्वार है। फिर बाकी के जो 8 द्वार हैं वो राजस्थान के अलग अलग 8 अंचलों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे शेखावाटी है, जैसे ढूंढाड़ है, जैसे वागड़ है, मेवाड़ है, हाड़ौती है, मेरवाड़ा है, मारवाड़ा है। तो ये जो है ब्रिज क्षेत्र है, तो इनके नाम पर हमने 8 आंचलिक द्वारों के नाम भी रखे हैं, भारी द्वारों के नाम रखे हैं। ठीक है। आगे बात समझ में। विधानसभा के बारे में हमने पढ़ा ना। अब एक चीज और विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं। दो प्रकार की वाटिकाओं का निर्माण राजस्थान की विधानसभा में किया गया है, जिसमें से पहली आपकी नक्षत्र वाटिका है और दूसरी आपकी हर्बल वाटिका है। नक्षत्र वाटिका में ध्यान रखना, जो 27 नक्षत्र है और उनसे संबंधित जो विशिष्ट पेड़ हैं, जैसे कुचला है, आंवला है, गुलर है, पीपल है, इन पेड़ों को यहाँ पर लगाया जाएगा। ये जो नक्षत्र वाटिका है इसका आकार यहाँ पर अंत अर्धचंद्राकार रहने वाला है। कैसा आकार रहने वाला है? अर्धचंद्राकार आकार इसका रहने वाला है। बात करें हर्बल वाटिका की, तो हर्बल वाटिका में जो मेडिसिन वाले जो पेड़ पौधे हैं, जैसे तुलसी हो गया, सिट्रोनेला हो गया, पत्थर चट्टा है। अगर किसी के स्टोन की दिक्कत आ जाती है, पथरी की दिक्कत आ जाती है, तो उसको फिर पत्थर चट्टा चटाते हैं या फिर खिलाते हैं। पत्थर चट्टे का जो पता होता है वो खिलाते हैं, तो उससे क्या होता है? फायदा मिलता है। हड़जोड़ है। इस प्रकार की जो आपकी जो जड़ी बूटियां हैं, औषधीय प्रजातियां हैं, इनको हम किस में रख रहे हैं? हर्बल वाटिका के अंदर रख रहे हैं। इसका क्षेत्रफल 850 वर्ग मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, भरतपुर के अंदर एक जगह पड़ती है बाजेरा, और यहाँ पर एक आपका जो है वो आश्रम है, अपना घर आश्रम। बेसिकली ये डॉक्टर बी एम भारद्वाज के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर क्या होता है, जो आश्रित जो महिलाएं हैं, जैसे मान लो कोई एकल महिला है, किसी को घर से बाहर निकाल दिया है, कोई अपने घर वालों को छोड़ के आ गई है, तो ऐसी कंडीशन जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाल फिलहाल में इन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है कि 3,295 निराश्रित महिलाएं वर्तमान में एक ही जगह, एक ही आश्रम में निवास कर रही हैं। आधिकारिक तौर पर यह डाटा जारी किया गया है और इसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा आश्रय स्थल इसे घोषित कर दिया गया है। ठीक है। तो कहां पर है? भरतपुर बाजेरा के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 25 और 26 मई 2026 को बीकानेर जिले का उच्च स्तरीय दौरा किया गया है। इसमें क्या कुछ किए गए, इतने आपको ध्यान रखने हैं। बीकानेर क्यों चर्चा में था? क्योंकि अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर दौरा किया गया है 25 और 26 तारीख। 2 दिन के प्रोग्राम के अंदर इन्होंने एक तो बीएसएफ जवानों से संवाद किया है, 14 महिला बैरक। आपको पता है कि भाई देश भर के अंदर महिला प्रहरियों के लिए, क्योंकि पहले होता क्या था कि भाई आर्मी में महिलाएं शामिल नहीं होती थी। अब जब महिलाओं को शामिल किया जाने लगा है तो इनके लिए बैरक वगैरह की आवश्यकता हुई है। और विशेष कर बात करें बॉर्डर एरिया के अंदर, जहां पर ये अपने जो पीरियड्स वगैरह है उसमें सैनिटरी पैड को आराम से जो है वो चेंज वगैरह कर सके, और भी मतलब जो भी सुविधाएं हैं वो वहां पर महिलाओं से संबंधित उपलब्ध हो सके, इसके लिए देश भर के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से 356 बैरक बनाए जा रहे हैं। इन्हीं 356 बैरकों में से 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण अमित शाह जी के द्वारा अपने इस दौरे पर किया गया है। ठीक है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय जो भी सीमाएं हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, विशेषकर राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है, जो पाकिस्तान से लगता हुआ एरिया है, यहाँ पर जितने भी जिले हैं उनमें 15 किलोमीटर के दायरे तक अवैध निर्माण को रोकने के लिए तुरंत जो है वो कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
ठीक है। इसके अलावा सीमावर्ती जिलों के अंदर 360 डिग्री फ्रेमवर्क की स्थापना की है, मतलब सिक्योरिटी को मजबूत करने का काम किया, और कहा कि अगले 6 महीने तक एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। जैसा कि मैंने मंथली करंट अफेयर पढ़ाते समय भी सेकंड ग्रेड की क्लास के अंदर, फर्स्ट ग्रेड की क्लास में बताया था, जब रिलेटेड टॉपिक आया था उस समय मैंने आपको बताया कि भैया वर्तमान समय में ऐसी स्थिति और भविष्य में ये स्थिति और बढ़ती हुई जाएगी कि अब थल सेना से फेस टू फेस लड़ाई की नौबत नहीं आने वाली है। बहुत रेयरेस्ट कंडीशन के अंदर हो सकता है कि गोलीबारी हो जाए, परंतु अब जो लड़ाई का, युद्ध का जो समय है या जो डिफेंस का समय है वो बाई एयर्स का रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर वो मिसाइल के माध्यम से होगी, अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से होंगी, अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर वो रॉकेट या फाइटर जेट के माध्यम से होंगी। ठीक है। तो इनके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0। इसके बारे में हम जो प्रमुख आयोजन है, नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, पहल हैं, उनके अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 के क्रियान्वयन को लेकर यहाँ पर फोकस में रखने को कहा है। सांचू माता मंदिर है, बीकानेर के अंदर है, यहाँ पर पूजा अर्चना की है। योजना का कार्य क्षेत्र, मतलब वाइब्रेंट जो योजना है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। वाइब्रेंट योजना के तहत 5 सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, गंगानगर है और फलोदी है। इन 5 जिलों के कुल मिलाकर 184 गांवों को शामिल किया गया है वाइब्रेंट विलेज 2.0 के तहत। इसकी वित्तीय योजना की बात करें या वित्तीय सीमा की बात करें तो 3 करोड़ रुपए तक का निवेश यहाँ पर किया जाएगा। मुख्य फोकस 10 विषय रखे जाएंगे, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, फोन कनेक्टिविटी है, टीवी की कनेक्टिविटी है। तो ये सारे विषय जो हैं वो फोकस के अंदर रखे जाएंगे, और उसके माध्यम से वाइब्रेंट विलेज 2.0 प्रोग्राम के तहत ये सारे के सारे कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, चले आगे। संबंधित अन्य विषय क्या है? थार का जो क्षेत्र है उसको डेवलपमेंट करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए और कौन कौन से क्षेत्र में काम किया जा रहा है? तो इस क्षेत्र के लिए राज्य बजट 2025-26, मतलब जो पिछले साल का बजट है, इसके तहत ये कहा गया कि भाई 5 सीमावर्ती जिलों के अंदर कौन कौन से जिले हैं? मैंने अभी बताया, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, गंगानगर है और फलोदी है। तो 5 जो आपके जिले हैं, इन जिलों के अंदर 1206 गांवों में ये विकास किया जा रहा है। कौन सा? मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है। बजट प्रावधान की बात करें तो 150 करोड़ प्रति वर्ष का यहाँ पर बजट रखा गया है। नेक्स्ट आपका है प्रथम पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम। देश का प्रथम पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम है, ये जारी कहाँ पर किया गया है? जोधपुर के अंदर। गो संवर्धन आश्रम मोकलवास जोधपुर के अंदर 4 मई को इसका लॉन्चिंग किया गया है। पंचगव्य का मतलब ये हो गया कि पंचगव्य का मतलब है गाय से प्राप्त होने वाले 5 प्रकार के पदार्थ, जिसमें से 3 आप सभी को पता है। आपका दूध हो जाता है, दूध को फिर दही में कन्वर्ट करते हैं, दही को मतने के बाद में घी निकलता है। तो दूध, मक्खन, घी, ये हो गए। दूध, दही, मक्खन या फिर घी हो गया, और उसके अलावा गौमूत्र है और गाय का गोबर है। इनको हम पंचगव्य बोलते हैं, और इनसे संबंधित हिंदी की जो पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम है, ये यहाँ पर जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो उद्घाटन करता है पशुपालन मंत्री जोराराम कुमाऊं जी के द्वारा। सहयोगी संस्था की बात करें तो राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर और लक्ष्य पर्यावरण एवं कल्याण संस्था के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? पाठ्यक्रम को बनाया गया और जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको देखना है कि भाई 3 जिलों के अंदर सफेद चंदन, कौन से चंदन? सफेद चंदन के पेड़ लगाए जा रहे हैं। किस राज्य की तर्ज पर लगाए जा रहे हैं? तो कर्नाटक की तर्ज पर। कौन कौन सी जगह है जहां पर बनाए जा रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना, झांतलिया वन क्षेत्र बांसवाड़ा के अंदर है, कालका माता वन नर्सरी जो है वो उदयपुर के अंदर है, और जनापुर जोड़ सिरोही के अंदर है। तो झांतलिया, कालका और जनापुर जिलों की बात करें तो बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही। वापस से रिपीट करो, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। महीने इंपॉर्टेंट है और महीनों में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। झांतलिया बांसवाड़ा के अंदर है, कालका माता उदयपुर के अंदर है और जनापुरा सिरोही के अंदर है। तीनों जगह पर सरकार के द्वारा 10 से 10,000 सफेद चंदन यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? चले आगे, चलो फिर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आरआरटीएस। आरआरटीएस के बारे में हम मार्च महीने में भी पढ़ेंगे, परंतु आपको ध्यान रखना है जो आरआरटीएस है, जिसे हम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर की सहायता से हम यातायात का संचालन करने वाले हैं, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं, और यहाँ पर
मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, मेट्रो भी अधिकतम स्पीड के साथ में। कुल लंबाई की बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो आपको ध्यान रखना है कुल लंबाई 196 किलोमीटर है, जिसमें से 91 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, 6 स्टेशन राजस्थान के अंदर है। अधिकतम गति की बात करें तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड के साथ में ये काम करने वाली है। इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो ये दिल्ली से स्टार्ट होती है, सराय कालेखा से, और फिर हरियाणा से होते हुए राजस्थान के अंदर आपका खेरथल, अलवर, ये जो इलाका है यहाँ पर आ जाती है। कॉरिडोर की बात करें तो कॉरिडोर में दो चरणों के अंदर, दो हिस्सों के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें दूसरे हिस्से के अंदर शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड तक इसको लेकर आने वाले हैं। बहरोड से आपका जो है वो सोतानास्था तक यहाँ पर विस्तारित किए जा रहे हैं। मैप के माध्यम से अगर आप समझोगे तो यहाँ पर दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है, ये जो लाइट ब्लू है ये हरियाणा वाला एक क्षेत्र है, और फिर यहाँ पर ग्रीन वाला जो एरिया है ये राजस्थान का है। कुल मिलाकर मैंने आपको बताया 196 किलोमीटर की लंबाई यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें से राजस्थान की लंबाई की बात करें तो 91 किलोमीटर राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई रहने वाली है। स्टेशन की बात करें तो 22 स्टेशन मुख्य रूप से यहाँ पर काम करेंगे, जिसमें से 6 स्टेशन कहाँ पर होंगे, राजस्थान के अंदर रहने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि दो चरणों के अंदर इसका निर्माण होगा, जिसमें प्रथम चरण जो है वो दिल्ली, गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ, गुरुग्राम, एनएसबी, अलवर, दिल्ली, पानीपत, ये जो है ये प्रथम चरण की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद में जो सेकंड चरण होगा वो आपका जो है वो यहाँ पर सोतानास्था तक आपका विस्तारित हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्लाइड वगैरह हैं ये भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध करा दें, और आप इसको डिटेल से पढ़ लेना। बाकी जो एग्जाम की दृष्टि से चीजें थी वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जो अपनी आवर्त सारणी है उसमें जो कॉलम है 17 नंबर का, उसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं जो है क्रिटिकल एलिमेंट, या फिर हम बोलते हैं दुर्लभ खनिज। ये खनिज जो है ये दुर्लभ खनिज इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि इनकी जो मात्रा है वो वैसे भी कम है, और फिर इनकी दोहन की जो प्रक्रिया है, मतलब जमीन से इसको खनन करके वापस से बाहर निकालना और उसे प्रोसेस करके उसे रिफाइन करके और फिर काम में लेना, इस पूरी प्रोसेस को बहुत समय लगता है, बहुत खर्चीली होती है, बहुत लेंदी होती है, इसलिए इन्हें दुर्लभ खनिज कहते हैं। अब क्योंकि वर्तमान समय में जितनी भी चिपिंग वाला काम है, मतलब जितने भी चिप वाले काम है, इसमें मेमोरी कार्ड आ जाता है, इसमें आपकी स्मार्ट वॉच आ जाती है, इसमें आपके मोबाइल फोन आ जाते हैं, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, एलईडी है, ये सारे के सारे जो हैं इनमें दुर्लभ खनिज का इस्तेमाल किया जाता है। और हाल फिलहाल में बालोतरा के सिवाना में, कहाँ पर, बालोतरा के सिवाना के अंदर तीन प्रकार के नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम, तीन प्रकार के अत्यंत दुर्लभ प्रकार के खनिज यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। इनका निर्माण बेसिकली जो अपनी एरोप्लेन वगैरह होती हैं इनके एलॉय व्हील के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। खोज कौन कौन कर रहा है, तो आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी हैदराबाद, जीएसआई, एएमडी संस्था जो है ये इसकी खोज कर रहे हैं। आगे बात समझ में, चलें आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, पहले ये स्थिति थी कि वो कोई डाटा सेंटर बनता है ना, डाटा सेंटर का मतलब है जहां पर डाटा वगैरह को स्टोर किया जाए। अब क्योंकि सारा काम डिजिटली होने लग गया है, चाहे हम बात करें कानूनी रूप से पुलिस के अंदर, कोर्ट के अंदर, शिक्षा की बात करें तो स्कूलों के अंदर, सारा जो काम है वो डिजिटली होता है, ऑनलाइन होता है, और इस डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, इसके लिए डाटा सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा राजस्थान में पहली बार हुआ है कि कोई भी डाटा सेंटर है इसको स्थापित किया जाए, और उसकी स्थापना में पावर सप्लाई जो होती है वो किन्हीं दो स्टेशन से होती हो। ऐसा नहीं होता था पहले, परंतु अब इसका चेंजमेंट किया गया है नियमों में, जो डिस्कॉम के जो विद्युत डिस्कॉम के, लाइट डिस्कॉम के जो नियम है उनमें चेंज किया गया है। और अब 220 केवी, 220 केवी और 132 केवी के सीतापुरा सब स्टेशन के साथ में यहाँ पर 33 केवी के दो से स्वतंत्र बिजली स्रोत का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब डाटा सेंटर तो आपके पास में क्या है, एक है, और यहाँ पर बिजली जो है वो सप्लाई दो सब स्टेशनों से हो रही है, और ऐसा पहली बार हुआ है, आपको ये भी ध्यान रखना है। निजी क्षेत्र का है, और एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर कंपनी के द्वारा 350 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एक राष्ट्रीय नेशनल लेवल का पायलट प्रशिक्षण केंद्र है जो कि कहाँ पर चलाया जा रहा है, जेके लोन अस्पताल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर, इसलिए ये स्थान जो है वो चर्चा में है। जेके लोन हॉस्पिटल है, यहाँ पर नवजात बच्चों के ऑक्सीजन
से संबंधित जो प्रॉब्लम है उनकी स्टडी करना, कोई भी ऐसा इश्यू है जो मतलब मेडिकली जो है वो आपको सांस से संबंधित, छोटे बच्चे के सांस से संबंधित रुकावट पैदा करता है, उसकी खोज करना और उसे कैसे सही किया जाए, उसे कैसे रिकवरी की जाए, इसके लिए जो है एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका आयोजन 4 से 5 मई को जेके लोन अस्पताल एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर हुआ था। आयोजक की बात करें तो क्योंकि नेशनल लेवल का है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। मुख्य जो फोकस है वो सी पैप पर रहेगी, मतलब ये है कि जिन बच्चों के सांस में प्रॉब्लम होती है उसके कारण का पता करना और उसका निदान करना, ये मुख्य मकसद है इस पायलट प्रशिक्षण का। अगर ये पायलट प्रशिक्षण 4 और 5 मई को जो है आयोजित किया गया था, अगर इसके रिजल्ट पॉजिटिव रहते हैं तो ये देश भर के अंदर लागू किया जा सकता है। चलें, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जयपुर फूड के लिए आधिकारिक रूप से त्रिनाद और टोबैको के अंदर पहली बार यहाँ पर जो है वो प्रोस्थेटिक सेंटर का इनोग्रेशन किया गया है। एस जयशंकर जी यहाँ पर मौजूद थे जो हमारे विदेश मंत्री हैं, और इनके अलावा त्रिनाद टोबैको की जो आपकी प्रधानमंत्री है कमला प्रसाद विशेषर हैं, ये यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है माटी कला सेंटर एक्सीलेंस, इसकी स्थापना जयपुर के बिचुन औद्योगिक क्षेत्र में किया जा रहा है। यहाँ पर बेसिकली माटी के जो कलाकार हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। होता क्या था कि पहले कुम्हार होते थे, माटी का काम करते थे, और माटी के काम करते थे तो हमें घड़े वगैरह प्राप्त हो रहे थे। आजकल आप देखते हो कि बहुत भयंकर महंगाई है, मतलब अगर आप किसी मटके की इस साल में प्राइस 100 रुपए रख देखते हो, अगले साल उसकी प्राइस जो है वो 130, 140, 150 हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में सरकार ने ये कहा कि भाई कलाकार तो आपके कम हो रहे हैं, आप जो हाथ से काम करने वाले लोग देखो एक बार। टेलर है तो टेलर, कौन सा ऐसा टेलर होगा आपकी नजर में जिसने अपने बच्चों को भी अब वर्तमान में कोरोना के बाद में बच्चों को भी जो है वो पढ़ाई वढ़ाई छुटाकर और टेलर का काम सिखा दे। या फिर इसी प्रकार हम बात करें माटी की या मिट्टी की, तो आपको ध्यान रखना है मिट्टी के जो भी कलाकार थे, जो कुम्हार वगैरह थे, जो मटके बनाते थे, अलग अलग कलाकृतियां बनाते थे, अलग अलग सामग्री बनाते थे, उन सभी के बच्चे जो हैं वो अभी इस काम को नहीं करना चाहते। तो इस काम को बढ़ावा देने के लिए, इस लोक का कला को संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? बिचुन औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के अंदर। इसके अलावा और क्या क्या घोषणाएं यहाँ पर की गई हैं, तो आपको ध्यान रखना है सभी माटी कलाकारों के कामकाज जो हैं उनके क्या बनेंगे? आर्टिजन कार्ड बनेंगे, आर्टिस्ट कार्ड बन जाएंगे। ठीक है, प्रजापत कुम्हार समाज की कुलदेवी कौन सी है? श्री यादे माता। इसकी पेनोरमा आपको ध्यान रखना है जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर इसकी पेनोरमा बनाई जाएगी। वर्ष 2026-27 जो फरवरी में बजट इसी वर्ष घोषित किया गया है, इसके तहत 5,000 विद्युत चलित चाक दी जाएंगी, मिट्टी गूंथने की मशीन दी जाएगी। मतलब पहले क्या होता था कि हाथ से या डंडे से हम चाक को घुमाते। चाक का मतलब है कि यदि कोई कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना रहा है तो वो पहले क्या करेगा, एक चाक या गोल सी लकड़ी होगी, उस लकड़ी के ऊपर मिट्टी डालेगा, फिर उस मिट्टी को अपनी कला के सहारे एक मूर्त रूप देने का काम जो करता है। तो अब पहले होता था कि डंडे से इस चाक को घुमाते थे, तो जैसे मान लो एक बार घुमा दिया, 2 4 5 राउंड लग गए, फिर वो वापस रुक जाती थी, तो कंटिन्यू काम नहीं होता था, स्पीड के साथ नहीं होता था, एक्यूरेसी के साथ भी नहीं होता था। ऐसी कंडीशन में वर्तमान में 2026-27 का जो बजट है, जो फरवरी महीने में दिया कुमारी जी के द्वारा घोषित किया गया है, इस बजट के तहत 5,000 विद्युत चालित चाक बांटी जाएंगी। इस वर्ष 100 प्रशिक्षक तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री माटी राजस्थान री पुस्तक का विमोचन यहाँ पर किया गया और 45 उत्कृष्ट कलाकारों को माटी के लाल पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट पालीघाट रेंज है जोधपुर के अंदर। पिछली बार जो बजट घोषित किया गया था, पिछले वर्ष जो बजट घोषित किया गया था, बजट कौन सा है? बजट आपका कौन सा है? वर्ष 2025 26, तो 2025-26 में ये घोषणा की गई थी। तो पालीघाट रेंज आपका सवाई माधोपुर है, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर घड़ियाल से संबंधित आपका हम करने वाले हैं हैचलिंग प्रोग्राम। हैचलिंग्स का मतलब ये हो गया है कि जो घड़ियाल के बच्चे हैं जो वहां पर उपलब्ध हैं, उन बच्चों को पर्यावरण, अगर नेचर के अंदर, प्राकृतिक वातावरण के अंदर अगर उनको रखा जाता है तो उनकी बार बार में डेथ हो रही थी, और इसी कारण अब कृत्रिम रूप से उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। और फिर जैसे ही वो बड़े हो जाएंगे उसके बाद में उनको
चंबल नदी में छोड़ दिया जाएगा। तो घड़ियाल के लिए हेसलिंग सेंटर है, यहाँ पर स्थापना की गई है और लगभग 100 घड़ियाल बच्चों ने यहाँ पर नए जन्म लिया है। नेक्स्ट है डेकला गांव। डेकला गांव जयपुर के अंदर है। यहाँ पर कुसुम योजना के तहत सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी क्षमता क्या है, 4.9 मेगावाट है। 24 बीघा के अंदर ये फैला हुआ है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है कुसुम योजना के तहत, कुसुम योजना के तहत सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना ये बताना है कि डेकला गांव जयपुर के अंदर है। और डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कि भाई सौर ऊर्जा प्लांट सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, भड़ला। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है द थार ड्राई पोर्ट है, इसका निर्माण फुलेरा जयपुर में किया जा रहा है। 100 एकड़ क्षेत्रफल इसके अंदर रहने वाला है और राइजिंग राजस्थान पीएम गति शक्ति मिशन योजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। फिर आपको ध्यान रखना है राजस्थान का पहला आर्बिट्रेशन एंड मेडिसन सेंटर। आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर जो है ये बेसिकली क्या करता है, जो कानूनी दावपेच है, जो कानून का परिसर है, जो कोर्ट का परिसर है, उससे बाहर ही मैटर को सलटाने का काम करता है। कुल मिलाकर बात है कि यदि किसी को तलाक लेना है तो ये सेंटर पहले सुनवाई करेगा, जो भी कमियां होंगी वो बताएगा और उनको समय देगा कि भैया एक बार आप एडजस्टमेंट कर लो, आप में से कोई एक। इस प्रकार की गाइडेंस जो है वो इस सेंटर के तहत दी जाएंगी। ये देश का अपने आप में पहला ऐसा सेंटर है, राजस्थान का पहला ऐसा सेंटर है और इसकी जो स्थापना है वो विधिक सेवा परिषद जो जयपुर के अंदर की गई थी। इनॉग्रेशन अभी कार्यवाहक चीफ जस्टिस है राजस्थान के संजीव प्रकाश और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस संदीप मेहता। संजीव प्रकाश और संदीप मेहता के द्वारा इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया गया। कहाँ पर, विधिक सेवा सदन परिषद जयपुर के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जयपुर को ग्लोबल ट्रेवल सर्वे, जयपुर को ग्लोबल ट्रेवल सर्वे के तहत दुनिया के 5 सबसे टॉप शहरों के अंदर 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो टॉप 5 के अंदर ये जो है वो शामिल हो गया है जयपुर। ठीक है। बालोतरा की बात करें तो बालोतरा पचपदरा के अंदर नवगठित राजस्व ग्राम बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा है, ऑपरेशन सिंदूर की याद में, उसके आधार पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसका नाम जो है वो सिंदूर रखा है। तो बालोतरा जिला है, पचपदरा तहसील है, रेवेन्यू गांव का नाम क्या रखा गया है, सिंदूर रखा गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा जो है वो राजस्थान का प्रथम ऐसा जिला बना है जिसके अंदर प्रत्येक गांव के अंदर ग्राम स्वयं सेवक की नियुक्ति की गई है, ग्राम स्वयं सेवकों की नियुक्ति की गई है। ठीक है। गांवों की बात करें तो 1495 गांव टोटल यहाँ पर शामिल किए गए हैं बांसवाड़ा के अंदर और प्रत्येक गांव के अंदर ग्राम स्वयं सेवक की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जोधपुर की झील है कायलाना। कायलाना झील को अब वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने के लिए एशियन डेवलप बैंक की सहायता राज्य सरकार लेने वाली है। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, जो सहयोग है वो किस झील को डेवलप करने के लिए, इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने के लिए काम में लिया जा रहा है। तो अगर झील की बात पूछे तो कायलाना झील जोधपुर के अंदर है। क्या कुछ किया जाएगा, तो ये जो झील आपको दिख रही है इसके ऊपर चारों तरफ इस प्रकार का ट्रैक बनाया जाएगा, सड़क बनाई जाएगी। झील के ऊपर एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जिसपे जो भी आपके जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर इसका आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा जिप लाइन, मतलब जो आप देखते हो एक तार सा होता है और उस पर लटक के दूसरी जगह दूसरी तरफ जाते हैं, उसे हम जिप लाइन बोलते हैं। तो जिप लाइन का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। उदयपुर की फतेह सागर झील के आधार पर नई सड़कों का यहाँ पर चारों तरफ निर्माण किया जा रहा है। तो कुल मिला के इसका जो है वो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसका डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कायलाना झील का। ठीक है। तो मई महीने के हमने करंट अफेयर कवर कर लिया है इंपॉर्टेंट पैलेस के लिए। फिर हम बात करते हैं अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने में आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट है, महीना इंपॉर्टेंट है। जो भी हम सेक्शन पढ़ेंगे उनमें अप्रैल महीना आपको पक्का कंफर्म करके चलना है। राजस्थान रिफाइनरी है, इसके अंदर बजट जो पहले की 43,129 करोड़ रुपए का बजट था उसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 79,459 करोड़। ठीक है। इसके अलावा 8,962 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश यहाँ पर रखा गया है। ये बढ़ोतरी होने के बाद में 25,000 रोजगार का नया सर्जन यहाँ पर मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है ये स्थान चर्चा में क्यों था, एक तो रिफाइनरी को लेकर है, दूसरा मोदी जी इस रिफाइनरी के अंदर कुछ जो यूनिट थी
जो स्थापना कर चुकी थी, जो कार्य करने के लिए रेडी थी, उनको उनका इनॉग्रेशन करने के लिए मोदी जी बालोतरा के अंदर रिफाइनरी में आ रहे थे, परंतु उससे पहले ही बहुत बड़ी आग अग्निकांड हो गया था और उसके चलते इनकी यात्रा को टाला गया है। तो ये आपको थोड़ा सा साथ में ध्यान रखना है। एचपीसीएल की बात करें तो एचपीसीएल जो है, इसका औद्योगिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से संचालन जो है वो 1 जुलाई 2026 को किया गया है। इसमें राज्य सरकार और एचपीसीएल जो कंपनी है उसकी भागीदारी 26% और 74% है। 26% राज्य सरकार की है और 74% एचपीसीएल की है। ठीक है। स्थान की बात करें तो स्थान आपका बालोतरा रहने ही वाला है। यह पहली ऐसी रिफाइनरी है जहां पर रिफाइनरी भी है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। क्षमता की बात करें तो 8 MMTPA, इसको हम बोलते हैं मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। ठीक है। तो एचपीसीएल के द्वारा राजस्थान रिफाइनरी की स्थापना की गई है, जिसमें राज्य सरकार और इसकी भागीदारी कितनी है, तो राज्य सरकार की 26% है, राजस्थान सरकार की 26% है और एचपीसीएल की 74% है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, केकड़ी जो है वो अजमेर जिले के अंदर पड़ता है और अजमेर जिले के अंदर जो है, इसको आपको ध्यान हो तो केकड़ी को अलग जिला भी बनाया था, तो आपको ध्यान रखना है अजमेर के केकड़ी जिले को राजस्थान का पहला वाईफाई फ्री जोन घोषित किया है। इसके इनोग्रेशन की बात करें तो स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हैं राज जाबर सिंह खर्रा, इनके द्वारा 10 अप्रैल 2026 को इसका इनोग्रेशन किया गया था। ज्यादा डिटेल की बात करें तो ये अखबार की कटिंग है, आपको क्या कुछ देखना है, पूरा नहीं देखना, आपको केवल ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे कि भैया केकड़ी शहर जो है इसके अंदर 8 पॉइंट बनाए जाएंगे, एक साथ में 5000 युवक इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे, 5 MBPS से अधिक की स्पीड यहाँ पर रहने वाली है, 45 से अधिक राउटर पूरे जो आपका केकड़ी जो स्थान है वहां पर आपको दिए जाएंगे। अधिकतम 1 घंटे तक आप क्या कर सकते हो, फ्री इंटरनेट चला सकते हो। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजस्थान के अंदर कोटा में बनाया जा रहा है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका इनोग्रेशन किसने किया है, कहाँ पर स्थापित हुआ है, आगे सरकार की इसको लेकर क्या कुछ विचार हैं, तो वो सारे हम वापस से पढ़ेंगे। परंतु आपको यहाँ पर ये देखना है कि भारतीय विमानन प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में AAI बोलते हैं, AA भी बोलते हैं, तो इनके द्वारा कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, इसके लिए क्वालिटी को चेक करने के लिए आपको ध्यान रखना है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी को क्या किया है, क्वालिटी इंश्योरेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुमटाल दुर्ग है, परमार वंश द्वारा बनाया गया था, जिसे अणखलो दुर्ग भी कहा जाता है। इनके यहाँ पर मतलब सिवाना के अंदर, बालोतरा के अंदर ये स्थापित है और इसके यहाँ पर अब जो है पेनोरमा का जो है वो निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। कौन सा दुर्ग है, तो सिवाना के अंदर कुमटाल दुर्ग। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है राजस्थान के काकला गांव भीलवाड़ा के अंदर मेगा जिंक पार्क की स्थापना की जाएगी और ये अपने आप में एक ऐसा पहला मेगा जिंक पार्क है जहां पर जो कंपनियां होंगी, जो फैक्ट्रियां लगेंगी, जो ऑफिस होंगे, वो सारे के सारे जिंक से संबंधित होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखोगे कि वेदांता ग्रुप और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और रिको, तीन संस्थाएं अलग अलग मिलकर इस प्रोजेक्ट को, इस पार्क को स्थापित करने वाली है। फिर आपको ध्यान रखना है मानपुरा मोचेडी चंदवा जी, इसको रिको लेदर कॉम्प्लेक्स को सामान्य औद्योगिक क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट किया गया है। हाइड्रोजन गैस बनाने वाली प्रथम लेबोरेटरी का निर्माण राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया है। ठीक है। श्री जी हनुमान जी मंदिर है जो आपके नाथद्वारा के अंदर है, यहाँ पर 500 फीट की यहाँ पर ऊंचाई लगाई गई है गिरिजार पर्वत के ऊपर। हनुमान जी की लगभग 500 फीट की ऊंचाई वाली मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आपका है शक्ति संगम। बेसिकली शक्ति संगम जो है वो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल थीम पर काम करती है। ये क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 बार पूछ चुका है कि RRR जो है, 3R है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये वापस से मेरे साथ में बोलो क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो शक्ति संगम के अंदर है, इसमें महिलाओं को रोजगार देने का काम भी साथ में चलता है। तो जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, इंडिविजुअल महिलाएं हैं, उनको लगभग 25,000 की सामूहिक आय अर्जित करने का मौका यहाँ पर दिया जाएगा।
बेसिकली होगा क्या कि एक कोई केंद्र बना दिया जाता है और वहां पर आसपास के जितने भी लोग हैं वो आकर कुछ डोनेशन वगैरह कर देते हैं। जैसे मेरे पास में कोई टी शर्ट है, मेरे पास में कोई लोअर है और अब मैं उसको नहीं पहन रहा, कारण कोई भी हो सकता है, अगर मैं नहीं पहन रहा तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पर दे के आओ। कहाँ पर? शक्ति संगम पोर्टल जो है, शक्ति संगम जो स्थान है वहां पर आपको दे के आना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में वहां पे जो महिलाएं काम कर रही हैं जिन्हें हम 25,000 रुपए की सामूहिक मासिक आय का साधन दे रहे हैं, वो महिलाएं बैठ के उस कंटेंट की, उस सामग्री की छटनी करने वाले हैं। जैसे अगर कोई मान लो महिला है, वो अपने बच्चों के रुपए दे के बच्चों के कपड़े भी दे के जा रही है, साथ में अपना जो है वो कोई भी कपड़ा दे के जा रही है, घर वालों के तौलिए वगैरह दे के जा रहे हैं। अब जो है, अब वो काम के नहीं है और वो डोनेशन दे दिए गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में उसको सबसे पहले जो है वो नई चीज को खरीदने के लिए रिड्यूस किया जाएगा, रीयूज करने की कोशिश की जाएगी। मान लो आपके लिए हो सकता है कि कोई लोअर काम का नहीं हो, और कोई व्यक्ति है जिसको लोअर नसीब ही नहीं हो रहा, उसके लिए वो बेहतर है। तो ऐसे लोगों को रीयूज के लिए प्रेरित किया जाएगा और जो चीज काम नहीं आ रही है उसे हम रिसाइकल करने वाले हैं। तो शक्ति संगम की स्थापना कहाँ पर हुई है? खेजड़ावास पंचायत, जयपुर के अंदर हुई है। नेक्स्ट गोडाउन है। गोडाउन के 11 बच्चों ने जन्म लिया है। कितने बच्चों ने? 11 बच्चों ने जन्म लिया है, जिसमें से 8 बच्चे ऐसे हैं जो ब्रीडिंग सेंटर में 3 नए चूजों का निर्माण कृत्रिम गर्भाधान की मदद से हुआ है। बेसिकली होता क्या है कि गोडाउन जो है, गोडाउन जो पक्षी हैं इसका जो गर्भाधान किया जाता है, जो मेटिंग की जाती है, जो ब्रीडिंग की होती है, वो कृत्रिम कृत्रिम वातावरण के अंदर होती है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर होती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 नए जो चूजे जन्म लिए हैं जिन्होंने, वो कृत्रिम गर्भाधान के बाद में प्राकृतिक ढंग से जन्म लिए हैं। बात करें राज्य पक्षी गोडाउन की, तो राजस्थान के अंदर या फिर ऑल ओवर जो है यहाँ पर 79 इनकी संख्या रही है। गोडाउन चर्चा में क्यों है? गोडाउन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि राजस्थान के जो राजस्थान के अंदर जो गोडाउन पक्षी को संरक्षण को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए 133वें मन की बात एपिसोड में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस गोडाउन पक्षी और इसके संरक्षण से संबंधित जो पहले चलाई जा रही हैं, जो पहल चलाई जा रही है, उसका यहाँ पर क्या किया है? भूरी भूरी प्रशंसा यहाँ पर की है। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि राज्य पक्षी गोडाउन की संख्या कितनी है, तो 79। कितनी है? 79। नेक्स्ट हम चलते हैं सारस गणना के बारे में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सारस जो गणना है वो अब की बार कौन से नंबर की है? 43वें नंबर की। एजेंसी कौन सी है? तो केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बेसिकली जो पूर्वी राजस्थान है, और उसमें भी हम विशेष कर बात करें तो आपका जो आपकी जो अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पर सार्स की गणना की जाएगी। तो सार्स की जो गणना की गई है उसमें केवलादेव घना पक्षी विहार है, इसमें 14 से बढ़कर अब कितनी संख्या हो गई है? 22 हो गई है। तो पिछले वर्ष कितनी थी? 14 थी। 42वीं सारस गणना के अंदर स्थिति क्या थी कि केवलादेव के अंदर, केवलादेव के अंदर जो कुल संख्या 22 थी, कुल संख्या जो है वो 14 थी, और उससे बढ़कर अब कितनी हो गई है? 22 हो गई। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर हम पूरे क्षेत्र की बात करें, ये तो संख्या जो थी वो केवलादेव घना पक्षी विहार की थी। अगर हम पूरी क्षेत्र की बात करें तो आपको ध्यान रखना है भरतपुर डीग वेटलैंड और पूरा क्षेत्र अगर हम मिला लेते हैं पूर्वी राजस्थान का, इसके बाद में जो संख्या थी वो पहले 79 थी, वो अब जो है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 81 हो गई है। ठीक है। आगे बात समझ में। और ये हम किताबों में वापस से पढ़ेंगे कि राज्य मंत्री गवार जवाहर सिंह बेडम है, इन्होंने पारिस्थितिकी और पर्यावरण जैविकी के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक का भी यहाँ पर क्या किया है? अनावरण किया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ओरंड से संबंधित लगातार आंदोलन पश्चिमी राजस्थान में हो रहे हैं। शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी इसके लिए प्रयासरत हैं। अक्सर वो विधानसभा में इसके लिए आवाज उठाते हैं और उसी के फलस्वरूप ओरण में, ओरण जो क्षेत्र होता है, मतलब कोई मंदिर है, कोई देवीय स्थान है या गांव के आसपास का स्थान है, उसके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं वहां पेड़ पौधों की कटाई नहीं हो, इसके लिए ओरण का निर्माण हुआ है। जैसे अपने शेखावाटी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र के अंदर भीड़ होते हैं, नर्सरी होती है, वन विभाग का भूमि होती है, उसी प्रकार वहां पर क्या होता है? ओरण होते हैं पश्चिमी राजस्थान में। और ये ओरण के लिए
जैसलमेर जिले की जो तहसील हैं कौन कौन सी हैं, मोहनगढ़ है, नाथना है, जैसलमेर है, फतेहगढ़ है, रामगढ़ है। इन तहसीलों के अंदर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित स्थानीय आस्था के केंद्र को ध्यान में रखते हुए 3666 हेक्टेयर भूमि का यहाँ पर क्या किया गया है, ओरन के रूप में आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जयपुर के अंदर मेट्रो फेज 1 संचालित था। अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार द्वारा मेट्रो फेज 2 की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। ये मेट्रो फेज 2 जो है इसकी मंजूरी 8 अप्रैल 2026 को दी गई है। मेट्रो फेज 2 की बात करें तो ये प्रहलादपुरा से लेकर टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर में 36 स्टेशन के साथ में यहाँ पर स्थापित की जाएगी। कुल लागत की बात करें तो 13,037.66 करोड़ रुपए यहाँ पर कुल लागत इसमें आने वाली है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत सरकार, ये जो टोटल लागत है इसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार, कौन सी सरकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार है, इनकी हिस्सेदारी जो है वो कितनी रहने वाली है, 50-50% रहने वाली है। ठीक है, तो जयपुर मेट्रो फेज 2 है, इसकी मंजूरी कब मिली है, 8 अप्रैल को मिली है। 36 स्टेशन है। फेज 2 की मैंने आपको बताया कि 41 किलोमीटर यहाँ पर रहने वाले हैं। 13,038 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर आने वाली है। इसमें मैंने आपको बताया कि भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50-50% रहने वाली है। राजस्थान मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसकी जो है वो संचालन वगैरह की जाएगी। और हमने ये टारगेट रखा है, ये डेट ध्यान में रखना। ये डेट आप किस लिए ध्यान में रखोगे कि हमने टारगेट ये रखा है कि भैया हम क्या करेंगे, सितंबर 2031 तक। कब तक, सितंबर 2031 तक हम क्या करने वाले हैं, कार्य को पूर्ण करने वाले हैं। सितंबर 2031 तक हम क्या करने वाले हैं, कार्य को पूरा करने वाले हैं। नेक्स्ट, सिक्किम के राज्यपाल है ओमाथुर, इन्होंने तखतगढ़ सुमेरपुर के अंदर 100 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया है 23 अप्रैल 2026 को। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ लिया भाई। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि डीडवाना कुचामन के अंदर राजस्थान के पहले एकीकृत सैनिक कल्याण परिषद की स्थापना की गई है। ठीक है, बेसिकली एक सेंटर की स्थापना की गई है जो कि वीरांगना महिलाएं, मतलब जो शहीद अगर कोई व्यक्ति सेना के अंदर हो जाता है और उस पर जो आश्रित व्यक्ति है, अब वो उसकी पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए एक स्टेशन का निर्माण किया गया है जिसे हमने इंटीग्रेटेड सैनिक कल्याण परिषद की नाम दिया है। ठीक है, और राजस्थान की पहली इंटीग्रेटेड सैनिक कल्याण परिषद कहाँ पर है, डीडवाना कुचामन के अंदर। सेम यही क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती अभी मनाई गई है 11 अप्रैल को दौसा के अंदर। यहाँ पर 607.66 करोड़ रुपए की लागत से 213 विकास कार्यों का निर्माण किया गया है या फिर इनोग्रेशन किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बांदीकुई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसका नाम बदलकर ज्योतिबा फुले के नाम पर रखा गया है। ब्लॉक स्तर की बात, दो चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एक तो ब्लॉक स्तर हो गया और एक जिला स्तर है। एक तो ब्लॉक स्तर और एक जिला स्तर। ब्लॉक स्तर की बात करें तो प्रत्येक ब्लॉक पर एक जो है वो उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम हम रखने वाले हैं सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी। ठीक है, प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम हम रखेंगे सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर। जिला स्तर की बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है 11 अप्रैल 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक हम 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक हम क्या करने वाले हैं, इस पूरी जयंती के लिए कार्यों का आयोजन किया जा रहे हैं केंद्र सरकार के स्तर पर। राज्य सरकार में तो फिर करना ही है। फिर आपको ध्यान रखना है बूंदी के अंदर एक झील है राम सागर झील। इस झील को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित पैनोरमा का स्थापना भी की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है चर्चित स्थानों के लिए। बूंदी जिले के हिंडोली में राम सागर झील को
पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस क्षेत्र के लिए? कुसुम योजना के लिए। मैंने ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के डांडेवाला फील्ड क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का नया स्रोत खोजा है सानू फॉर्मेशन के अंदर। टिडवाना कुचामन के अंदर अहीरो का वास है, वहां पर जैन धर्म से संबंधित एक मूर्ति मिली है और ये मूर्ति जो है वो ध्यान मुद्रा के अंदर है और इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय। यह जो विश्वविद्यालय है यह है प्रतापगढ़ जो उदयपुर के अंदर। आपको ध्यान होता भी आरपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, डीम्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी वाइस चांसलर है उनको लेकर एक मीटिंग की गई है जिसका इनोग्रेशन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा किया गया था। इसका इनोग्रेशन करने के लिए जो प्रोग्राम है ये पूरा जो भी आयोजन हुआ है ये कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखना है डीम्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी वाइस चांसलर हैं उनके लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और वो प्रोग्राम जो है वो जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के अंदर है। और यहाँ पर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर कपूर चंद कुल्ली शोध संस्थान की स्थापना भी की गई है। तो हमने मई महीने का करंट अफेयर पढ़ा है, इंपॉर्टेंट पैलेस से संबंधित। फिर हमने अप्रैल महीने का पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं मार्च महीने का। मार्च महीने में क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछ लिए हैं आपकी एग्जाम में। वैसे तो इन तीनों महीनों को पढ़ के जाना है पर आपकी एग्जाम के अंदर अप्रैल और मई महीने से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, मार्च महीने का छोटा छोटा हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एटीएम लगाए गए हैं अनाज के लिए जयपुर, भरतपुर और बीकानेर के अंदर। देखो हमारे मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है। भजन लाल शर्मा कहाँ रहते हैं? जयपुर के अंदर, परंतु इनका गांव कहाँ पर है? भरतपुर में। तो ऐसी कंडीशन में जयपुर और भरतपुर के अंदर एटीएम अनाज एटीएम की स्थापना की गई है और बीकानेर में की गई है। 3 जगह पर अनाज एटीएम की स्थापना की गई है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 50 किलो न्यूनतम माप के साथ में यहाँ पर एटीएम से अनाज निकलेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जिस प्रकार से हम एटीएम से रुपए निकालते हैं उसी प्रकार से बिना किसी मानवीय सहायता के यहाँ पर अनाज निकलने वाला है एटीएम से। पहले आपको बायोमेट्रिक करनी है, अपना आधार कार्ड या फिर जो भी आपको कार्ड उपलब्ध कराया जाता है उससे आपको अपनी जो है वो पहचान पर साबित करनी है और उसके बाद में आपकी योग्यता के अनुसार आप जो है वो अनाज का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें चावल आ सकते हैं, इसमें गेहूं आ सकते हैं और फिर जो है आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ से अनाज का विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इसका शिलान्यास 7 मार्च 2026 को किया था। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू। इनके द्वारा इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इसके अंदर शामिल हुए थे। निवेश लगभग 1507 करोड़ रुपए का है। क्षेत्रफल 440 करोड़ रुपए है। वार्षिक क्षमता इसकी जो फुल फ्लैश में जब एक बार ये चालू हो जाएगा उसके बाद में 20 लाख यात्री यहाँ से वार्षिक रूप से आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, 2047 तक हमने टारगेट रखा है कि रेगुलर उड़ान यहाँ से हो जाए। फिर मेरे को एक बात बताओ, सिटी ऑफ 100 आइलैंड किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। अब ये जो 100 टापुओं का शहर है बांसवाड़ा, इसको पर्यटन क्षेत्र के अंदर और अधिक पहचान मिले और अधिक डेवलपमेंट इसका किया जा सके, इसके लिए संभागीय आयुक्त उदयपुर, उदयपुर के जो संभागीय आयुक्त हैं इनकी अध्यक्षता के अंदर एक समिति का निर्माण किया गया है जो कि बेसिकली इसके टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। ठीक है, समिति के सदस्यों की बात करें तो बांसवाड़ा कलेक्टर इसमें शामिल है, जल संसाधन विभाग के अभियंता शामिल हैं, वन विभाग और पर्यटन अधिकारी शामिल हैं। तो वन विभाग हो गया, जल संसाधन वाले हो गए, पर्यटन से संबंधित हो गए और बांसवाड़ा कलेक्टर है। और अध्यक्ष कौन है? संभागीय आयुक्त उदयपुर इसके अध्यक्ष रहने वाले। नेक्स्ट बाडी सिद्धारा बांध है जालोर के अंदर। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि भीनमाल और जसवंतपुरा की 16 गांवों की सिंचाई के लिए यहाँ से इस बांध से, बांडी सिंधारा बांध से पानी उपलब्ध करवाने का लिए अनुमोदन किया गया है। बांडी सिंधारा बांध कहाँ पर है? तो जालोर के अंदर है। आरआरटीएस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था और इसको जो है वो राजस्थान में 1.13 किलोमीटर ट्रैक विकसित किया गया है और इसमें ये एमओयू किया गया है कि प्रत्येक जो सहभागिता वाले क्षेत्र हैं वो अपनी
जो लोकल लागत है उसका लगभग 20% क्या करने वाले हैं, वहन करने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से स्टार्ट है, दिल्ली के बाद में हरियाणा और उसके बाद में राजस्थान। ठीक है, ये तीन इसमें भागीदार हैं और अपने अपने हिस्से के 20% लागत को ये वहन करने वाले हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जयपुर किशनगढ़ के अंदर, जयपुर किशनगढ़ नेशनल मार्ग है जिसको हम NH48 बोलते हैं। इसके अंदर 89.785 किलोमीटर लंबे खंड के लिए 6 लेन का निर्माण हम किए कर रहे हैं 910.90 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, ये हम रिवीजन क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम क्लास को कंपाइल करने वाले हैं। आपको कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, आप देखो ज्यादा समय नहीं है इसलिए हमें फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके अंदर सलारपुर जो हमने पढ़ा था कि भैया सेमीकंडक्टर क्लस्टर जहां निर्माण किया जा रहा है, भिवानी जो एरिया है आपका तिजारा वाला एरिया है वहां पर, और बिचुन के अंदर, बिचुन आपका कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। दोनों ही जगह पर लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। बेसिकली दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो दादरी से स्टार्ट होता है और महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के ऊपर जाकर खत्म होता है। तो दिल्ली से ये हरियाणा है, हरियाणा के बाद में राजस्थान, गुजरात और फिर आपका महाराष्ट्र। इसका सबसे बड़ा जो भाग है वो राजस्थान के अंदर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देश का पहला इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट ऑफ टर्मिनोलॉजी, इसकी स्थापना आपके SMS कॉलेज जयपुर के अंदर की गई है। ये विश्व का दूसरा सबसे एडवांस डर्मेटोलॉजी सेंटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चर्म रोग संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, जयपुर SMS स्टेडियम, SMS यूनिवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट है टपुकड़ा है राजस्थान के अलवर के अंदर, वहां पर होंडा कंपनी है, इन्होंने अपनी पहली EV मॉडल को लॉन्च किया है जिसका नाम हमने दिया है होंडा ओ अल्फा। ठीक है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसका अनावरण किया गया है और इस दौरान होंडा कार के CEO इंडिया हैं ताकाशी नाकाजिमा, ये भी मौजूद थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि होंडा ओ अल्फा है, इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, जो कि कंपनी होंडा की जो कंपनी है इसकी पहली EV मॉडल है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पाली जिला न्यायालय में राजस्थान का पहला E सेवा केंद्र खोला जा रहा है। पाली जिले में पाली जिला न्यायालय के अंदर राजस्थान का क्या किया जा रहा है, पहला E सेवा केंद्र खोला गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सांगानेर पंचायत समिति जो है इसका नाम परिवर्तन अब करके अब क्या कर दिया गया है, बगरू पंचायत समिति कर दिया गया है और इसे बगरू विधानसभा क्षेत्र में ही शामिल किया गया है। ठीक है, और लास्ट आज की आपकी जो स्लाइड है वो है कि राजस्थान की पहली ऑर्थोबायोलॉजिकल रिजर्व रीजनरेटिव केयर लैब की स्थापना अस्पताल बीकानेर के अंदर की जा रही है। लेक्रोज मैदान जो है वो महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में किया जा रहा है, भारत का पहला लेक्रोज मैदान है। लेक्रोज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब हम मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे थे कि ये जस्ट ऐसा ही है जैसा हॉकी का गेम है। बस ये ध्यान रखना है जैसे हॉकी की जो स्टिक है वो आगे से मुड़ी हुई रहती है, परंतु इसमें क्या होता है कि जो स्टिक है उसके आगे एक नेट लगी हुई रहती है, जैसे बास्केटबॉल की नेट होती है उसी प्रकार से। तो गेंद जब एक जगह से दूसरे जगह या एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के ऊपर जाती है तो ऐसी कंडीशन में उस नेट में उस बास्केट के अंदर वो जो है वो फंस जाने के कारण फिर आगे उसको कैरी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि लेक्रोज खेल से संबंधित जो मैदान है उसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है, महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर के अंदर की जा रही है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कृषि उपज मंडी बलीचा उदयपुर के अंदर पहला जामुन सीताफल आंवला प्रोसेसिंग एंड इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो आपके कृषि वाला जो क्षेत्र है, कृषि वाला जो सिलेबस में पार्ट है उसके तहत यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि उपज मंडी बली मतलब जामुन सीताफल और आंवला प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कृषि उपज मंडी बलीचा के अंदर। उसका इनोग्रेशन किसने किया है, तो केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आपका है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, इस संस्था के द्वारा जो कि अजमेर में स्थित है इसके द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कार्य करने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आपको क्लास उपलब्ध करा दी गई है। लगभग रात के जो है वो 12 से 1 बज गए होंगे। तो डेफिनेटली अगर हमारी तरफ से इतनी मेहनत की जा रही है तो आपको तो देखो लाइफ टाइम नौकरी मिल रही है।
तो आपको तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा रिवीजन करनी चाहिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है तो उसका फ़ायदा लो। डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही सीमित कंटेंट से मिलेंगे। आगे बात समझ में? आपके जो फीडबैक हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। उनसे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आपका कोई बेहतर सुझाव है वो आप दे सकते हैं। निश्चित रूप से आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी सजेशन है, वो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।